शालिनी ने गेस्ट के सामने पिक्चर को डिस्क्राइब किया। पूरा बॉलरूम साइलेंट था। कुछ सेकंड के बाद किसी ने जोर से ताली बजाना शुरू कर दिया। ये राजीव था। उसकी ताली की आवाज सुनकर बाकी लोग उनकी हैरानी से बाहर आए और साथ ही ताली बजाई। पूरा रूम ताली की आवाज से भर गया। हर कोई इतने ब्यूटीफुल मास्टरपीस की तारीफ कर रहा था। शालिनी ने लोगों को अपनी स्वीट स्माइल दी और उसका दिल कड़वाहट से भर गया। वो बिच, वो अपने आप को क्या समझती है? वो बहुत लकी है कि मेहता प्रिंसेस और शाह प्रिंसेस उसकी फ्रेंड्स हैं। उन्होंने उसे ड्रेस और ज्वेलरी के कुछ पीसेस दिए और उसने सोचा कि वो एक क्वीन बन गई। उसने स्पॉटलाइट मुझसे दूर ले जाने की हिम्मत कैसे की? उसने उस हैंडसम आदमी के साथ डांस करने की हिम्मत की है जिस पर मेरी नजर है। कितना हेटफुल है ये। शालिनी ने अंजलि को गालियां दी और उसके दिल में जेलसी भर गई। गेस्ट आर्टिस्ट को देखना चाहते थे। उन्होंने टीचर्स से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। हालांकि फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट और डीन राकेश अग्रवाल के अलावा कोई भी आर्टिस्ट की आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता था। यहां तक कि प्रिंसिपल भी नहीं। वो एक और इंसान था जो इसके बारे में जानता था और वो अजय था। और उसने राजीव को इसके बारे में कहा। इसलिए राजीव ने भी रियलाइज किया कि ब्रेथ टेकिंग पेंटिंग उसकी भाभी ने बनाई थी। उसने एक्साइटेड होकर ईशा से कहा, भाभी ने इसे पेंट किया है। ईशा को अभी भी इस भाभी और कजिन भाभी की आदत नहीं थी। जब उसने हैरानी से पूछा, क्या अंजलि ने ये पेंट किया है? वह पहले से ही जवाब जानती थी, लेकिन फिर भी उसे पूछना पड़ा। तो इसीलिए उसकी टीचर ने उसे इनविटेशन कार्ड दिया। जल्द ही बीडिंग शुरू हो गई। अजय ने राजीव को बीडिंग कार्ड दिया और कहा, इस पेंटिंग को खरीदो। फिर उसने बाहर झांका। अंजलि ने वॉशरूम में जाकर अपना मेकअप ठीक किया। फिनिश करने के बाद वह जाने वाली थी, तभी दिया अंदर आई। अंजलि वहीं रुक गई। आज रात तुम बहुत बिजी हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दिया मिरर के सामने खड़ी थी और कहा, तुम भी तो हो। वह हमेशा की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अंजलि ने माइंड नहीं किया। दिया के बात करने के तरीके की आदत हो गई थी। अंजलि उसकी बातों से ब्लश करने लगी। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। दिया ने पूछा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसे हर किसी से बहुत अटेंशन मिला। इन 2 महीनों में अंजलि ने दिया को पहले से बहुत ज्यादा जान लिया था। वो उसे बता सकती थी क्योंकि वह दिया पर ट्रस्ट करती है। दिया एक लॉयल इंसान थी, इसलिए अंजलि उससे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। वो मेरे फ्यूचर हस्बैंड है। हम 4 महीने के बाद एंगेजमेंट करने वाले हैं। अंजलि ने ऑनेस्टली जवाब दिया। दिया अपने बालों को ठीक कर रही थी। अंजलि का जवाब सुनकर उसने रेड ड्रेस वाली लड़की को देखा। वो कुछ मिनट तक उसे देखती रही, फिर वापस मिरर में देखने लगी। दिया ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अंजलि उसके अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन से चौंक गई। उसका माइंड ब्लैंक हो गया। प्यार? क्या मैं? उसे पता ही नहीं था। जवाब नहीं मिलने पर दिया ने कहा, मैं इसे फिर से पूछती हूं, क्या तुम उसे लाइक करती हो? अंजलि को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूं। दिया ने उस पर एक नजर डाली और उसके बाद उसने जवाब दिया, हाँ, तुमको करना चाहिए। तुमको उससे प्यार भी करना चाहिए। अंजलि उसे समझ नहीं पाई। जब अजय की बात आती है तो उसका आईक्यू काम नहीं करता है। दिया ने अपने बाल ठीक किए और अंजलि की तरफ मुड़ी। उसने कहा, हर किसी को एक रिच, हैंडसम, केयरिंग और लॉयल हस्बैंड नहीं मिलता। तुमको अपने आप को लकी समझना चाहिए।
उसने अंजलि के शोल्डर पर हाथ रखा और हल्के से मुस्कुराई। अंजलि के लिए स्माइल करना मुश्किल था। बाद में वह अंजलि को वॉशरूम में अकेला छोड़कर चली गई, जबकि अंजलि हैरानी में खड़ी थी। शालिनी बहुत अपसेट थी। जब पेंटिंग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची गई थी, बिडर कोई और नहीं बल्कि राजीव था। शालिनी फ्रस्ट्रेट होकर बालकनी में गई और उसने वहां कुछ इंटिमेटिंग देखा। वह जल्दी ही पिलर के पीछे छिप गई और एक कपल को देखा। जल्दी ही उसने उन्हें देखा, उसका दिल जेलसी से भर गया। अजय ने अंजलि को अपने दिल के पास हक कर रखा था और उसके लिप्स उसके सिर पर थे। वह कपल दूसरे लोगों को नोटिस करने में बहुत बिजी थे। अजय ने पूछा, क्या तुम खुश हो? अंजलि जवाब देने में शर्मा रही थी। उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया। यह सच में एक वंडरफुल पेंटिंग है, अजय ने कहा। थैंक यू, अंजलि ने धीरे से कहा। मैं हमारे घर में तुम्हारे लिए स्टूडियो बनाऊंगा, तुम जो चाहे वहां पेंट कर सकती हो, अजय ने कहा। पैसे बर्बाद मत करो, अंजलि ने हेजिटेट होकर कहा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे रूम के पास एक स्टोर रूम है, मैं अंकल श्याम को तुम्हारे लिए इसे साफ करने के लिए कहूंगा, अजय ने कहा। तुम क्या सोचती हो? अजय ने पूछा। ओके, अंजलि ने कहा। वह समझ गई कि उसने पहले से ही प्लान किया है, तो वो उसे पूरा करेगा ही। अजय उसके लिए ये करना चाहता था। अंजलि इस चीज से सेटिस्फाइड थी। उसे अच्छा लगा जब अजय ने उसकी तारीफ की। उसे ये भी अच्छा लगा जब उसने कहा कि वो उसके लिए स्टूडियो डेकोरेट करना चाहता है। जिस तरह से वो काम करता है, तो इसका मतलब कि मैं उसे लाइक करती हूं, अंजलि ने शर्माते हुए सोचा। शालिनी ने अपने दांत पीस दिए। उसके अंदर कुछ जल गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो गया और वह बालकनी से चली गई। वो पहले से ही इस तरह से है। इस लड़की ने उसे सिर्फ 3 डांस में बहका लिया। वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। मुझे शुरू से ही इसके लिए अपने मन की बात सुननी चाहिए थी। एक्चुअली शुरुआत से जिस समय अंजलि ने क्लास में एंटर किया, शालिनी ने उसे नापसंद किया। शालिनी एक ऐसी ब्यूटी थी जिसे हर किसी ने अडोर किया था। उसे तारीफ पाने और स्पॉटलाइट की आदत हो गई थी। हालांकि अंजलि के चार्म और इंटेलिजेंस के साथ साथ उसके मिस्टीरियस बैकग्राउंड ने उसे एक हफ्ते में पॉपुलर बना दिया। शालिनी जैसी प्राउडी और एरोगेंट लड़की से सहन नहीं कर सकती थी। उसके लिए वहां सिर्फ एक फीमेल लीड होनी चाहिए और दूसरी विलन होनी चाहिए। इसलिए शालिनी ने डिसाइड किया कि वह अपनी क्लास में सिर्फ वो रह सकती है, अंजलि नहीं। हालांकि शालिनी देख सकती है कि अंजलि फर्स्ट मीटिंग में ही एक आदमी को पटा सकती है। शालिनी की नजर में अंजलि कम उम्र में बहुत एक्सपीरियंस लग रही थी। शालिनी अपने दुश्मन से छुटकारा पाने की प्लानिंग कर रही थी। प्लानिंग करते हुए वह गार्डन में गई। गार्डन डार्क और शांत था। रात ठंडी थी। गार्डन में ठंडी हवा चल रही थी। शालिनी कांप गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे सडन ठंड क्यों लग रही है। वो वहां अकेले खड़ी थी और हक करने वाले कपल को याद किया। उसकी बॉडी नफरत से हिल गई। उसने फिर से अंजलि को गालियां देनी शुरू कर दी। वह गंदी बातें बोल रही थी। उसने एक आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई झाड़ियों के पास चल रहा था। कौन है वहां? शालिनी ने
जोर से कहा। वो आवाज बंद हो गई और उसके सामने कोई नहीं आया। रात फिर से साइलेंट हो गई। उसे थोड़ा डर लगा। शालिनी वापस मुड़ गई। वो जल्दी से जल्दी गार्डन को छोड़ना चाहती थी। किसी कारण से उसे ये सब नॉर्मल से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसी टाइम एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया। वह चौंक गई। वह चीखना चाहती थी, लेकिन दूसरे हाथ ने उसका मुंह ढक दिया। जिस आदमी ने उसे पकड़ा था उसकी मस्कुलर बॉडी थी। उसकी हाथों में बहुत अधिक ताकत थी। शालिनी ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपना कंसाइज खो दिया था। शालिनी का दिल डर से ठंडा हो गया था। वह चीखना चाहती थी और फ्री होने के लिए स्ट्रगल करने लगी। आदमी ने उसकी गर्दन के करीब एक तेज चाकू रखा और उसे धमकी दी, चिल्लाओ मत वरना तुम्हारा गला काट दूंगा। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, जिससे उसकी रीढ़ को ठंड लग रही थी। शालिनी ये देखकर बहुत डर गई थी। जब उसने नोटिस किया कि उसकी आवाज लोकल से बहुत डिफरेंट लग रही थी। वह फ्रेंच का यूज कर रहा था, बट ये फ्लुएंट नहीं थी। अपनी गर्दन पर शार्प कोल्ड मेटल फील करते हुए शालिनी ने तुरंत स्ट्रगल रोक दिया, बट वह इतना डर गई थी कि उसका शरीर कांपने लगा। उसके रिएक्शन को उस आदमी ने नोटिस किया। उस आदमी की तरह थी। डिस्गस्टिंग फील करते हुए वह ठंडी आवाज में फुसफुसाया, क्या तुम ईशा को जानती हो? हाँ, तो ये उसके बारे में था। शालिनी तुरंत ही नॉर्मल हो गई और उसने अपने मन में ही बात की। उसे पता चला कि वह आदमी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अपनी बॉडी को रिलैक्स किया और उसके दिमाग ने हमेशा की तरह काम करना शुरू कर दिया। शालिनी ने अपना सिर हिलाया और उसने उसे चुपचाप हां में जवाब दिया। वह आदमी उसके जवाब से सेटिस्फाइड लग रहा था और उसने कहा, सुनो लड़की, मैं उससे मिलना चाहता हूं। क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि वो कहां है? मैं उसे पहचान नहीं सकता क्योंकि हर कोई। तुम मुझे धमकी दे रहे हो और मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तुमने कभी भीख नहीं मांगी या प्लीज कहा, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं तुम्हें गलत इंसान दिखाऊंगी। शालिनी के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। रात में उसकी आंखें झिलमिला गईं। गलत इंसान, गलत है। अजय ने अंजलि को हक कर लिया था और उसकी वेनिला सेंट को स्मेल कर रहा था। जैसे जैसे वो उसके टच को एंजॉय कर रहा था, किसी ने एक्चुअली उसे कॉल करने की हिम्मत की। वह परेशान हुआ। वह इग्नोर करना चाहता था, बट अंजलि उससे दूर चली गई। उसने शर्मा कर कॉल रिसीव करने का सिग्नल दिया। उसके लाल चेहरे को देखकर अजय थोड़ा मुस्कुराया और उसकी आंखें गर्माहट से भर गईं। उसने कॉल रिसीव किया और थोड़ी सी बात की। फिर उसने फोन कट कर दिया और उसकी ओर देखा। तुम्हारे प्रिंसिपल मुझे ढूंढ रहे हैं, साथ में चलते हैं, अजय ने सजेस्ट किया। अंजलि ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यहां और ज्यादा टाइम तक रहना चाहती। जा सकते हो। वह धीरे से मुस्कुराई। अंजलि अजय के साथ अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करने के लिए अभी रेडी नहीं थी, इसलिए वह लाइमलाइट में नहीं रहना चाहती थी। ऑफ कोर्स, अजय ने उसे अच्छी तरह से समझा। उसने उसे टाइट हग किया और
उसके चेहरे पर बहुत सी किसेस की। फिर उसे केयरफुल रहने को कहा और अंदर चला गया। अंजलि का दिल जोर से धड़क रहा था और चेहरे पर आग लग रही थी। उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह उसके लिए कितना करता है, और उसके पैशनेट किसेस की उसे आदत नहीं हो रही थी। वह गार्डन में चली गई क्योंकि वह अजय के लिए अपनी फीलिंग्स को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। उसने आसमान को देखा। वह डार्क और क्लाउडी था। अंजलि ने स्टार्स को देखना चाहा, बट वो नहीं देख पाई। उसने सांस ली और बॉलरूम को देखा। वो बाहर से ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने सेटिस्फैक्शन से स्माइल की जब वह अजय की तारीफ के बारे में सोचने लगी। अचानक किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। इससे पहले कि वह स्ट्रगल कर पाती, आदमी ने एक रुमाल से उसके मुंह को ढक दिया। अंजलि ने बिना रियलाइज किए सांस ली और एक मीठी गंध सूंघी। फिर धीरे से वह बेहोश हो गई और उस आदमी की बाहों में गिर गई। थोड़ी दूर से शालिनी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक जीत की स्माइल आ गई। उसने देखा कि आदमी अंजलि को लेकर बाहर निकला और अंधेरे में गायब हो गया। गुड बाय अंजलि, अब अपने लिए प्रेयर्स करो। अब से कोई भी मेरी जगह चोरी नहीं करेगा। शालिनी की आंखें गंदगी से भरी हुई थी। वह बॉल में वापस जाने के लिए घूमने लगी। बस फिर किसी ने उसका मुंह ढक लिया और उसके गले में एक लिक्विड इंजेक्ट कर दिया। उस इंसान ने उसके दाहिने कान में फुसफुसाते हुए कहा, आज जो भी तुमने देखा या सुना, तुम सब कुछ भूल जाओगी। ये वो आदमी था जिसे ईशा के बारे में जानना था। उस आदमी ने बेरहमी से शालिनी को जमीन पर फेंक दिया। फिर वह चारों ओर घूमा और अंधेरे में घुल मिल गया। शालिनी के पेट में दर्द होने लगा। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, उसने होश खो दिया। अजय बेमन से बॉलरूम में गया। वह अंजलि के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो बहुत क्यूट लग रही थी जब उसने शर्मा के उसे अकेले जाने के लिए कहा था। प्रिंसिपल की तरफ चलते टाइम उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। मिस्टर जिंदल, थैंक यू यहाँ आने के लिए। इस तरह के इवेंट में आना आपके लिए बहुत ही अनयूजुअल है। ये पहली बार है जब आप हमारे साथ आए हैं। आपका आना हमारे लिए ऑनर की बात है। प्रिंसिपल के पास ये सब बताने का समय नहीं था। जब अजय और राजीव आए और प्रिंसिपल और चेयरमैन जिंदल भाइयों को ग्रीट करने गए तो कुछ पागल औरतों ने उन्हें धक्का दे दिया। जिंदल कॉरपोरेशन के पास इस यूनिवर्सिटी का 30% शेयर था, इसलिए प्रिंसिपल का अजय के साथ होना जरूरी था। हमेशा की तरह अजय ने जल्दी ही जवाब दिया। प्रिंसिपल ने अजय के बारे में अफवाहें सुनी थी कि हीरे की तरह वो अपने वर्ड्स को छुपा के रखता था, इसलिए उसे बुरा नहीं लगा। वो तो पहले से ही हवा में उड़ रहा था जब उसने देखा कि अजय अपने छोटे भाई राजीव के साथ आया था। मिस्टर जिंदल, ऐसा लगता है कि आपको भूख लगी है। ऐसा लगता था कि मिस्टर राजीव ने पहले से ही अपना डिनर कर लिया है, इसलिए प्लीज आप हमारे साथ डिनर करें। हमारे लिए आपके साथ डिनर करने से ज्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती है, चेयरमैन ने कहा। अजय मना कर देता अगर कोई और होता तो। हालांकि वे उसकी वाइफ के स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन थे, और इसके अलावा उसने पहले ही अंजलि को उसका डिनर खिलाया था।
तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इसलिए अजय ने डिनर के लिए सिर हिलाया। चेयरमैन और प्रिंसिपल बहुत खुश हो गए। वे अजय को प्राइवेट रूम में ले गए। राजीव ने ईशा को दिया से कॉर्नर में बात करते हुए देखा। वो वहां चला गया। ईशा अब अपसेट नहीं थी। उसने राजीव को पास आते देखा। उसने अपना हाथ हिलाया तो राजीव ने राहत की सांस ली। राजीव उसके पास खड़ा था और उससे थोड़ा डिस्टेंस रखा। उससे अपना लेसन मिल गया था। ईशा ने उसे देखा। सरप्राइज होकर उसने उससे पूछा, तुमने वो पेंटिंग क्यों खरीदी? राजीव नहीं जानता था कि अंजलि ने अपनी फ्रेंड ईशा को अपने और अजय के रिश्ते के बारे में बताया है, लेकिन उसके चेहरे को देखते हुए उस पर भरोसा किया जा सकता था। राजीव ने जवाब दिया, भाभी ने इसे पेंट किया है। बड़े भाई ने मुझे खुद ही ये ऑर्डर दिया कि चाहे कितना भी खर्च हो, उसे खरीद लो। ईशा और दिया ने ये सुनते ही उसे हैरानी से देखा। ईशा ने कहा, वो अंजलि ने बनाई थी? अनबिलीवेबल। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमको लगता है कि एक नॉर्मल औरत मेरे बड़े भाई के लायक होगी? ईशा चौंक गई और एम्बैरस फील किया। वह अजय की चॉइस को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकती है? ये सच था, अजय एक ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता था जो उसके लायक नहीं थी। दिया ने उन दोनों को देखा। उसकी आंखें सॉफ्ट हो गईं। ये भाइयों का पेयर बुरा नहीं है। वे अपनी लवर्स के लिए लॉयल हैं। एक लड़की को इससे ज्यादा क्या चाहिए? उसने सोचा। ईशा को एहसास हुआ कि दिया उनके सामने थी। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज करने के लिए कहा, दिया, ये राजीव मेरा बॉयफ्रेंड है। राजीव, ये दिया है, मेरी फ्रेंड और मेरी रूममेट है। ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में है। इसे एंट्रेंस एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। राजीव हैरान रह गया। ये पहली बार था जब उसने ईशा को अपने रिलेशन के बारे में इतनी खुलकर बात करते हुए देखा। उसने उस पतली गोरी लड़की को देखा। उसने पिंक गोल्डन गाउन पहना था और उसके बाल एक बड़े बन की तरह बंधे हुए थे। राजीव को उसका चेहरा बहुत जाना पहचाना लगा। अचानक उसे याद आया, जय ने उसके बारे में एक दिन बताया था और राजीव को पता चल गया था। अजीब बात है, जय कभी भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो इसमें क्यों? मुझे इसका पता लगाना है। राजीव रिस्पेक्ट से झुका और एक ब्राइट मुस्कान के साथ कहा, आपसे मिलना खुशी की बात है मिस दिया। मैंने ईशा से आपके बारे में पहले भी कई बार सुना है। आपको मुझे जानने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, दिया ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा। राजीव शर्मिंदा होने के साथ साथ चुलबुला भी था। कैसी है ये? ओह, ईशा ने कहा कि ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से थी। गॉड, ये बहुत डरावनी है। ईशा ने अपनी मुस्कान को छिपाने की कोशिश की। उसने जल्दी से सब्जेक्ट चेंज कर दिया। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो साथ खाना खाते हैं। उसने दिया और कहा, दिया तुमको भी आना चाहिए। दिया उन्हें अकेला छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो ईशा को मना नहीं करना चाहती थी। वे फूड आइटम्स की बड़ी टेबल के पास खड़े थे। उन्होंने एक साथ खाना खाया और ड्रिंक किया। ईशा ने खुद को दूर कर लिया क्योंकि वो अपने मेकअप को ठीक करने के लिए गई थी। उसने राजीव को दिया के साथ छोड़ दिया। राजीव ने कभी भी अपने सामने एक स्ट्रेट चेहरे वाली लड़की को नहीं देखा था। हालांकि ये लड़की उसके चार्म से अनअफेक्टेड लग रही थी। ये उसके लिए सरप्राइज की बात थी और वो उसकी रिस्पेक्ट भी कर रहा था। शायद इसीलिए जय उसे पसंद करने लगा। चलिए पता लगाते हैं। उसने बातचीत शुरू की। क्या हम पहले मिल चुके हैं? ये पहली बार है जब मैंने आपको देखा। तुरंत दिया ने उसकी बात
बात काट दी। ओह, अनएक्सपेक्टेडली दिया ने आगे कहा, मुझे ईशा से तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन उसकी एक फ्रेंड के रूप में मैं थोड़ा कहना चाहती हूँ। श्योर, कुछ भी, राजीव ने जल्दी से कहा। उससे शादी करने से पहले तुम उसे प्रेग्नेंट करने की हिम्मत भी मत करना। जब भी आप दोनों मिलते हो वो अपनी सबसे खराब कंडीशन में हमारे पास आती है, लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करती। अपनी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसके अलावा वो ट्यूशन फीस कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती है। वो तुम्हारी हेल्प कभी नहीं मांगेगी, चाहे तुम उसे कितनी भी बार कहो। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसके लिए ये और मुश्किल मत बनाओ। दिया हमेशा ये सब उस लड़के को बताना चाहती थी जो ईशा को डेट कर रहा था। आज उसे बताने का मौका मिला जिसे वो बहुत टाइम से होल्ड करके बैठी थी। दिया ने गहरी सांस ली, जाने से पहले गुड बाय कहा। जल्दी ही ईशा अपना मेकअप ठीक करके आ गई। उसने चारों ओर देखा और पूछा, दिया कहाँ है? राजीव अभी भी उसकी बातों से हैरान था। ईशा के क्वेश्चन करने से उसने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, ऐसा लगता है वो मुझसे नफरत करती है। ईशा ने राजीव को सरप्राइज होकर देखा। क्या उसने तुम्हें लेक्चर दिया? तुम्हें कैसे पता? राजीव ने पूछा। जब वह हमारी काफी केयर कर, हमेशा ऐसा ही करती है। वो एक अच्छी फ्रेंड है। ईशा मुस्कुरा दी। सच में? राजीव ने शॉर्ट आंसर दिया। दिया ने जो कहा उसके बाद उसका दिल लगभग ठंडा हो गया था। क्या सच में उसने मेरी वजह से सफर किया है? उसने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मैंने उसकी बॉडी को वीक बना दिया है? राजीव को पता था कि ईशा हमेशा अपना दर्द छिपाती है, लेकिन वह चाहता था कि ईशा उसके साथ अपना दर्द शेयर करे। उसे समझने के लिए कुछ समय चाहिए था। राजीव को उसे हक करने की इच्छा थी, बट यह एक पब्लिक प्लेस था और उसे पहले से ही एक लेसन मिल गया था। वह उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। उसी टाइम अजय उदास चेहरे के साथ उनके पास आया। क्या तुमने अंजलि को देखा है? अजय ने पूछा। ईशा और राजीव दोनों ने अपना सिर हिलाया। वे एक दूसरे के साथ बिजी थे और दोनों ने अंजलि और अजय को एक साथ डांस करते हुए, खाते हुए और बैल्कनी में जाते हुए देखा। अजय ने डर में अपने होठों को बाइट किया। क्या हुआ? राजीव ने पूछा। उसके लिए अपनी वाइफ के साथ होने के बाद भी अपने भाई को इस तरह देखना अनएक्सपेक्टेड था। मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूं, अजय ने शांत होकर कहा। उसके दिमाग और सिर में गड़बड़ थी। उसे कॉल करो, राजीव ने सजेस्ट किया। वो भी थोड़ा नर्वस हो गया था। मैंने किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, अजय ने कहा। इस बार ईशा ने कहा, वो नहीं रिसीव करेगी। स्टूडेंट्स को सेलफोन लाने की परमिशन नहीं है। राजीव ने राहत की सांस ली। ओह, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाभी हवा में गायब हो गई। वो शायद गार्डन में या कहीं और होगी। अजय समझ गया कि उसका भाई क्या कहना चाहता है। वो लॉजिकल था, बट उसका दिल अभी भी बेचैन था। यहाँ हो तुम? मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रही थी, मेरे कजिन भाइयों। निया एक बड़ी मुस्कान के साथ आई। तुम बहुत खुश दिख रही हो, क्या हुआ? राजीव ने पूछा। मैंने डीन राकेश अग्रवाल को रिक्वेस्ट की है कि मुझे पेंटिंग डिजायर के बारे में एक आर्टिकल लिखने दे। वो खुशी से एग्री हो गए। अगर मैंने आर्टिकल लिखा तो अंजलि कुछ ही टाइम में फेमस हो जाएगी। मैं पहले अंजलि को बताना चाहती थी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, बट वो कहीं नहीं मिल रही है।
निया ने जवाब दिया, क्या तुमने उसे गार्डन में सर्च किया? राजीव ने पूछा, भाई जब मेरा मतलब हर जगह होता है तो मेरा मतलब है हर जगह। उसने देखा कि उसके आसपास का टेम्परेचर सडनली गिर गया है। उसे कंफ्यूजन फील हुआ। उसने अजय, राजीव और ईशा को देखा। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? निया, अंजलि मिसिंग है, ईशा ने हकलाते हुए कहा। निया डर गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर वो हमें नहीं मिल रही है तो वो हॉस्टल गई होगी। निया को कोई डेंजर फील नहीं हुआ। वैसे भी उसे अंजलि के पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अजय ने डार्क टोन में कहा, तब तो वो मेरे कॉल का जवाब देगी। अगर ये राजीव होता तो निया उसे टीज करती, बट ये उसका शैतान बड़ा भाई था। उसके साथ वह मजाक करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। निया ने पोलाइटली कहा, डोंट वरी बड़े भाई, मैं हॉस्टल जा रही हूँ और चेक करती हूँ कि वो वहां है या नहीं। वह जाने ही वाली थी कि दिया वहां आ गई। उसकी दूध जैसी गोरी स्किन नॉर्मल से ज्यादा पीली दिख रही थी। वह डरी हुई दिख रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। उसकी जरूरत नहीं है, उसने माइल्ड टोन में कहा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। निया ने दिया को शांत करने के लिए पकड़ लिया। उसने चिंता में पूछा, तुम डरी हुई लग रही हो, क्या हुआ? दिया के लिए इस टाइम जवाब देना कठिन था। उसने अपनी सारी एनर्जी यूज की और कहा, मैंने देखा कि एक आदमी ने अंजलि को पकड़ा और वो अंधेरे में गायब हो गए। उसके चारों ओर सुनने वालों के एक्सप्रेशन ड्रामेटिकली चेंज हो गए। अजय ने दिया के एक हाथ को पकड़ लिया और कहा, तुमने क्या देखा? राजीव ने पहले ही अपना सेलफोन निकाल लिया और कुछ नंबर डायल कर दिए। दिया ने वो सब कुछ कहा जो वो जानती थी। वो इतनी नर्वस थी कि वह सब कुछ ठीक से नहीं देख पा रही थी। दिया ने जब राजीव को धमकी दी, उसके बाद वो बालकनी में कुछ फ्रेश एयर लेने गई। उसने आकाश की ओर देखा। यह बादलों से ढका हुआ था। उसे ये बहुत उदास लगा। परेशान होकर उसने गार्डन की ओर देखा। एंट्रेंस पर बॉल के लिए रोड के अलावा गार्डन को लाइट से डेकोरेट किया गया था, बट गार्डन का दूसरा साइड रात के जैसे डार्क था। दिया को ये बहुत मिस्टीरियस लगा। वह कलर्स की साइकोलॉजिकल मीनिंग के बारे में सोच रही थी। तभी उसे अंधेरे में गार्डन में एक हलचल दिखी। दिया की आई साइट अच्छी थी। उसने अपनी आंखों को छिपाने के लिए चश्मा पहना था। उसने क्लियरली देखा कि एक काले कपड़े पहने आदमी ने अंजलि के मुंह को कवर कर लिया और अंजलि बेहोश हो गई। अंजलि ने एक गाउन पहना हुआ था, इसलिए दिया के लिए पहचानना मुश्किल नहीं था कि वो लड़की कौन थी। दिया का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि उसने किसी का किडनैप होते देखा था। इसके अलावा वो उसकी फ्रेंड थी। इससे पहले कि उसका दिमाग उसे सिग्नल दे पाता, वह आदमी अंजलि को उस जगह से बाहर ले गया। वह हक्की बक्की रह गई। दिया की बॉडी ने उसे बॉल रूम के अंदर खींच लिया। वहां अंधेरा था और वो आदमी काले कपड़े पहने हुए था। उसकी पूरी बॉडी कवर थी, बट उसकी बॉडी तुम्हारी तरह थी। इससे मुझे लगा कि ये एक आदमी है। दिया ने अजय को बताया। अजय ने दिया का हाथ खींच लिया और उसने शांत होकर कहा, मुझे रास्ता दिखाओ। दिया के पास उस डरावने आदमी के बारे में सोचने का समय नहीं था जो उसे खींच रहा था। उसे अंजलि की सेफ्टी की चिंता थी। उसने धीरे से कहा, इस तरफ। राजीव ने निया को ईशा का ध्यान रखने को कहा और
ईशा को कहीं भी अकेले नहीं जाने के लिए वार्न किया। सिचुएशन को समझते हुए ईशा ने सिर हिलाया और निया के साथ रही। अजय, दिया और राजीव अंधेरे में चले गए। वे तेजी से चलने लगे। जल्दी ही जय भी वहां पहुंच गया। फाइनली वे स्कूल कैंपस की ऊंची दीवार पर पहुंचे। दिया डर में हांफने लगी। राजीव और जय ने सीक्रेटली अजय को देखा। उन्हें जो दिखा उससे वो डर गए। जब वे चारों दीवार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंजलि का गोल्डन रेड गाउन दीवार पर लटका हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि जब उसका किडनैप हुआ तो उसे नेकेड कर लिया गया था? अजय की आंखें बेहद ठंडी हो गईं। वो ये कैसे एक्सपेक्ट सकता था कि किसी और आदमी ने उसकी वाइफ को टच किया, वो भी तब जब वो नेकेड थी? क्या वह ठीक थी? जय, राजीव ने रूखेपन से कहा। इससे पहले कि उसका बड़ा भाई आग की लपटों में जले, वह सिचुएशन को हैंडल करना चाहता था। मैं सिक्योरिटी कैमरा को चेक करता हूं, जय ने कहा। वह जल्दी से जल्द अपने मैडम को ढूंढना चाहता था। कौन जानता था कि अगर उसका बॉस आग लगाएगा तो क्या होगा। अपनी टीम से सभी को कॉल करो, उसे ढूंढने से पहले कोई भी आराम ना करे, राजीव ने इंस्ट्रक्शन दिया। जय एक इंटेलिजेंट फोर्स का लीडर था। वह इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जड़ तक जाएगा, इसलिए उसने अजय के बॉडीगार्ड का काम किया है। वेट, अजय ने जाने से पहले उसे रोक दिया। राजीव और जय दोनों ने उस तरफ देखा जहां अजय ने इशारा किया। वहां एक नोट था जिसे ड्रेस के साथ पिन किया गया था। मैं वो ले रहा हूं जो मेरा है। ये न्यूज़पेपर के शब्दों को काट कर बनाया गया एक नोट था। अजय काफी ज्यादा कांप गया था। क्या ये वो है? उसने सोचा। बट ये कैसे पॉसिबल है? अजय ने जय को देखा और उसे ऑर्डर दिया, जाओ और अपनी स्पेशल इंटेलिजेंस टीम को कॉल करो, गार्डन में एविडेंस देखने के लिए अपनी टीम भेजे। फिर उसने अपने भाई की ओर देखा। अपनी टीम को इन्फॉर्म करो, 15 मिनट में उसका पता लगाएं। राजीव रोना चाहता था। वो जानता था कि सिचुएशन कितनी गंभीर है, लेकिन उसे 15 मिनट में ढूंढना है। दिया अब उनकी और हेल्प नहीं कर सकती थी, इसलिए वह अपने उतरे हुए चेहरे के साथ हॉस्टल वापस चली गई। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अकेले वापस चली गई। राजीव ने पहले से ही अपनी टीम को बुला लिया था और उसने प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया ताकि गार्डन के साथ साथ पूरे कैंपस में सर्च करने की परमिशन मिल सके। अंजलि की सेफ्टी के लिए उसने प्रिंसिपल को डिटेल्स नहीं बताई। प्रिंसिपल ने उसे जो भी वो सर्च करना चाहता है उसकी पूरी अथॉरिटी दे दी थी। परमिशन मिलने के बाद जय ने सिक्योरिटी कैमरास चेक किए। उसने अपने दांत पीस लिए क्योंकि किसी ने जानबूझकर सारे रिकॉर्ड्स ले लिए और सर्विलांस सिस्टम को वायरस से डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट वो आईटी एक्सपर्ट नहीं था। उसे अपनी टीम मेंबर्स का वेट करना पड़ा। 10 मिनट में टीम ने आकर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। आईटी टीम ने वायरस को हटाने की कोशिश की। उन्हें सर्विलांस सिस्टम को कंट्रोल करने में 20 मिनट लगे। हालांकि उन्हें खराब फाइल मिली। उन्हें अंजलि का किडनैप करने वाले किडनैपर की कार या कोई वीडियो नहीं मिला। जब वे एविडेंस की तलाश में थे तो स्पेशल फोर्स को शालिनी बेहोश मिली। वे उसे मेडिकल वैन में ले गए और उसे जगाने के लिए कुछ लिक्विड इंजेक्ट किया। उसके जागने के बाद उन्होंने जो भी पूछा वह बता नहीं सकी।
इससे भी इम्पोर्टेंट बात, वो याद नहीं कर पा रही थी कि गार्डन में कैसे पहुंची। सस्पिशियस फील करते हुए स्पेशल फोर्स से उसे एग्जामिन करने के लिए मल्होत्रा कॉरपोरेशन ले गए। मेडिकल टीम ने उसके खून में किसी तरह की दवा का पता लगाया और बताया कि दवा उसकी मेमोरी कम होने का कारण थी। स्पेशल फोर्स किडनैपर द्वारा छोड़े गए किसी भी एविडेंस को नहीं ढूंढ सका। ऐसा लगता है कि किडनैपर एक सिंपल बैकग्राउंड से कोई नहीं था, वो प्रोफेशनल था। जय एविडेंस और क्लू की कमी के लिए अपने सिर को दीवार में मारना चाहता था। उसने राजीव को बुलाया। जय को अकेले अजय को फेस करने की कोई इच्छा नहीं थी। राजीव अपने प्रीशियस ब्रेन को एनालाइज कर रहा था। उसे पता चला कि शर्मा फैमिली शांति में थी। उन्होंने रिसेंटली कोई सस्पिशियस कदम नहीं उठाया था। राजीव ने 4 साल में 5 जासूस भेजे और उन्होंने पूरी मेहनत से काम किया। राजीव को एयरपोर्ट या सीपोर्ट पर कोई क्लू नहीं मिला। ये ऐसा था जैसे अंजलि हवा में गायब हो गई थी। यहां पहले से ही 2 घंटे हो गए थे, बट कोई भी ठीक से आंसर नहीं दे सकता था। हैरान और परेशान होते हुए राजीव ने पूरी सर्च पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अजय अपने रूम में बैठा था और नोट पढ़ रहा था। मैं वो ले रहा हूं जो मेरा है। अजय की आंखों में वो आदमी अंजलि के लिए कभी भी अच्छा नहीं था। उसने कभी उसकी परवाह नहीं की, यहां तक कि उसने उसे मिलान में अकेले छोड़ दिया था, जबकि वो पूरी तरह से खून में लथपथ थी। वो तब एक कदम पीछे नहीं हटा और उसके लिए अब ऐसा करने का कोई ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा उस आदमी को उसके बारे में कुछ भी नहीं मिला। अजय ने उसके एग्जिस्टेंस को क्लियर करने के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे। हालांकि ये केवल उस आदमी पर शक कर सकता था कि अंजलि जिंदा हो सकती है, बट बिना किसी एविडेंस के अजय उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अगर ये वो नहीं था तो कौन हो सकता है? अजय ने सोचा। वो सिर्फ होप कर सकता था कि राजीव कुछ भी ढूंढ सके। 2 घंटे बाद जब राजीव और जय से कोई न्यूज नहीं मिली तो उसे पहले से ही उनके जवाब पता थे। अजय फ्रस्ट्रेशन में उठने ही वाला था कि उसी वक्त बैड न्यूज है बड़े भाई, राजीव ने एक उदास चेहरे के साथ कहा। बैड न्यूज है बड़े भाई, राजीव ने एक उदास चेहरे के साथ कहा। अजय ने उसे बिना एक शब्द कहे देखा। उसकी खामोशी ने राजीव को और भी अनकंफर्ट कर दिया। उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया। हमने इस देश के हर कोने को सर्च किया है। हमने एयरपोर्ट और सीपोर्ट का इंस्पेक्शन किया है। हमने माउंटेन ट्रायल्स को भी अच्छी तरह से चेक किया। हमें भाभी के बारे में कुछ नहीं मिला। अपने बड़े भाई का कोई रिएक्शन नहीं देखकर राजीव ने जय को हेल्प करने के लिए कोहनी मारी। जय ने कहा, इसके अलावा हमने अपने राइवल्स और दुश्मनों पर भी नजर रखी है। उनमें से किसी ने भी मैडम के एग्जिस्टेंस को नोटिस नहीं किया है। हमने मेहता फैमिली पर भी नजरें रखी हैं। वे बिल्कुल शांत लग रहे थे और उन्हें ईशा की कोई फिक्र नहीं है। I mean, दूसरी मैडम की। जय ने 5 मिनट में पूरे सर्चिंग प्रोसेस के बारे में बताया। वो पूरा पसीने से लथपथ हो रहा था। उसका बॉस पहले से ही काफी डरावना था और किसी ने जानबूझकर आग में घी डाला था। जय की रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद वहां रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। अगले सेकंड में अजय अचानक कुर्सी से उठ गया और एक क्रैश साउंड के साथ उसने अपनी महंगी टेबल को एक बार में पंच मारा और
2 टुकड़ों में तोड़ दिया। राजीव और जय काफी ज्यादा घबरा गए। पिछली बार अजय ने 9 महीने पहले कुछ तोड़ा था। अंजलि की डेथ इंजरी की खबर मिलने के बाद अजय ने अपने मोबाइल को कांच की दीवार पर फेंक दिया, जो टुकड़ों में बिखर गया, और ऐसे ही सेलफोन टूट गया था। थोड़ी देर बाद अजय ने सबसे ठंडे तरह से कहा, जो राजीव ने कभी नहीं सुना था, राजीव अपनी जासूसी टीम को बुलाओ। राजीव की जासूसी टीम दुनिया की सबसे शार्प और सबसे एक्सीलेंट डिटेक्टिव और जासूसी टीम थी। कई बार इस टीम ने इंटरपोल और FBI की हेल्प की है। जिंदल फैमिली उन्हें रेगुलरली यूज नहीं करती है। टीम मेंबर्स की अपनी लाइफ है। वे अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखते हैं और डिफरेंट टाइप की जॉब्स करते हैं। जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने अपनी साइड जॉब्स को अलग रखा और फाइनल रिजल्ट आने तक काम किया। क्या? मेरी जासूसी टीम? क्या मेरा भाई ठीक है? राजीव ने अपने दिमाग में चिल्लाया। हालांकि वह अपने भाई की फीलिंग को थोड़ा समझ सकता था। एटलीस्ट राजीव ने ईशा को पाया। हालांकि उसकी भाभी बिना किसी ट्रेस के गायब हो गई थी। ओके बड़े भाई, मैं इमीडिएटली कॉल करता हूं। राजीव ने अपना सेलफोन निकाला। मैं तुमको 1 दिन देता हूं, अब जाओ यहां से। अजय ने कम शब्दों में कहा और अपने ऑफिस रूम से बाहर निकल गया। राजीव एक सोफे पर धीरे से बैठ गया और बड़बड़ाया, मुझे उम्मीद है कि हमें एक दिन सिस्टर अंजू मिल जाएंगी। हालांकि एक दिन में वे अंजलि को नहीं ढूंढ सकते थे। पिछले कुछ घंटों में ना तो स्पेशल फोर्स और ना ही जासूसी टीम ने रेस्ट किया था। उनमें से बहुत से लोगों के सिर घूमने लगे। सबऑर्डिनेट्स को इस तरह टॉर्चर होते देखकर राजीव उसे अब और सहन नहीं कर सकता था और उन्हें 8 घंटे का रेस्ट दिया था। 8 घंटे में राजीव और जय अंजलि को सर्च करने के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। 2 रात बाद श्याम ने राजीव को कॉल करके जल्दी से जल्दी घर आने के लिए कहा। परेशान होकर राजीव ने ऑफिस छोड़ दिया। जब वह घर गया तो उसने देखा कि उसके बड़े भाई ने विस्की और वाइन की 10 बॉटल्स खत्म कर दी थी। वे राजीव के सबसे पीसेस थे। हालांकि राजीव गुस्सा नहीं हुआ। वो अपने बड़े भाई को रूम में ले गया। पहली बार राजीव ने सोचा कि उन्हें मेंशन में एक लिफ्ट की जरूरत है। राजीव ने बड़े प्यार से अपने भाई से कहा, बड़े भाई अगर ये वो है जो उसे ले गया है और उसकी मेमोरी वापस आ गई तो? शट अप। अजय ने अपने भाई को ऐसी बातें कहने के लिए रोका। बड़े भाई आप इतना ज्यादा उदास मत हो, राजीव ने कहा और अपने हैंडसम बड़े भाई को इस तरह देखकर उसका दिल टूट गया। पहले उसे ढूंढो, फिर हम उसकी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद अजय ने कुछ नहीं कहा। अंजलि की किडनैपिंग को 6 दिन हो गए थे। हालांकि किसी को उसका निशान नहीं मिला। वह दूसरे देशों में भी नहीं मिली थी। हालांकि राजीव पीछे नहीं हटा था। उसने अपनी स्पेशल टीम को उसे सर्च करने के लिए आइलैंड्स पर जाने का इंस्ट्रक्शन दिया। अजय पहले से ही अंजलि की तलाश में निकल गया था। उसने अपने भाई की बात नहीं मानी और अपने आप चला गया। राजीव ने अंजलि को ढूंढने की जिम्मेदारी ली थी। उसकी सेक्रेटरी ने अंडरवर्ल्ड के कामों की जिम्मेदारी ली और प्रेम ऑफिस के कामों को मॉनिटर कर रहा था। एक बिजनेस के काम से राजीव को एक पार्टी अटेंड करनी पड़ी। वह ईशा को अपने साथ ले गया। वहां पार्टी में ये जिंदल कपल ऋषि और अभिनव मेहता से मिले। दोनों राजीव के साथ अपनी ईशा प्रिंसेस को देखकर बहुत सरप्राइज हुए। ऋषि ने अपने एक्सप्रेशन को हैंडल कर लिया, बट उनकी आंखें एक ही समय में खुशी और कंफ्यूजन से भरी थी। दूसरी ओर अभिनव मेहता स्पीचलेस थे। जल्दी ही उनका चेहरा पीला हो गया।
राजीव ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा शायद उसके फ्यूचर ससुर को अपनी बेटी और राजीव के रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता होगा। हो सकता है कि बूढ़ा आदमी अब पछता रहा हो। हालांकि ये उसने सोचा था। जासूसी टीम को ये सस्पिशियस लगा और इमीडिएटली चीजों को इन्वेस्टिगेट करने लगे। अंजलि जब उठी तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। वो एक नर्म बिस्तर में थी और उसका शरीर रजाई से ढका था। उसने अपनी आंखों को अंधेरे में एडजस्ट किया और धीरे धीरे उसने देखा कि वो कहां है। जाहिर है उसने एक अनजान जगह देखी। उसने अपनी बाईं ओर देखा जहां से थोड़ी सी लाइट आ रही थी। उसने बिस्तर से उठने में अपना समय लिया और बड़ी खिड़की के पास चली गई। वहां से वह समुद्र का किनारा देख सकती थी। ये अंधेरी रात थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। सागर किनारे पर ऊंची लहरें टकरा रही थी। अंजलि के पास समंदर की सुंदरता को देखने का समय नहीं था। जैसे ही उसे ठंड लगी उसने अपनी ड्रेस को देखा और उसका दिल तुरंत कांप गया। अंजलि ने पतली सी शर्ट पहन रखी थी। ये उसकी अपर थाई को कवर करने के लिए काफी छोटी थी। इसमें एक स्ट्रॉन्ग मर्दाना सेंट थी। अंजलि को अजय के मर्दाना सेंट की आदत थी। इसके अलावा उसे दूसरे सेंट, स्पेशली आदमियों के सेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो ये भी जानती थी कि अजय के पास ऐसी शर्ट नहीं थी। अजय की कैजुअल घरेलू शर्ट भी हाई क्वालिटी की थी। फिर किसकी शर्ट है? उसने सोचा। किसी कारण से अंजलि के दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। उसे याद आया कि जब वह बॉल में थी तब क्या हुआ था। वह गार्डन में वॉक कर रही थी और अचानक किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके नाक और होठों को एक छोटे से कपड़े के टुकड़े से ढक दिया। उसने एक मीठा परफ्यूम सूंघा और होश खो दिया। क्या इसका मतलब है मैं ईशा की तरह ही किडनैप हो गई हूं? जैसे ही उसने ये सोचा अंजलि का पूरा शरीर कांप उठा। अंजलि को तो बहुत कम आइडिया था कि ईशा हुआ था। हालांकि उसे केवल थोड़ा बहुत ही पता था, क्योंकि ना तो ईशा और ना ही अजय ने उसे कुछ भी बताया। फिर अगली चीज जिस पर उसका ध्यान गया वो ये थी, मैंने शर्ट क्यों पहन रखी? कौन कहाँ है? वो ये नहीं सोचना चाहती थी कि किसी ने उसके कपड़े बदले और उसका शरीर देखा। उसने अपनी बॉडी को पकड़ लिया। उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगे। अंजलि ने कुछ गहरी सांसें ली और खुद को शांत किया। उसने ये देखने के लिए शर्ट को ऊपर पकड़ रखा था कि उसके अंडरगारमेंट्स भी लिए गए थे या नहीं। अच्छी बात यह थी कि किडनैपर ने उसके अंडरगारमेंट्स को टच नहीं किया था। उसने राहत की सांस ली। उसने बार बार खुद से कहा, मुझे भागना है, कुछ भी हो जाए। हालांकि अंजलि यहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसका किडनैप कब हुआ था। अंजलि ने चारों ओर देखा। ये एक मास्टर बेडरूम था। बेडरूम बड़ा और लंबा था। इसमें एक सिंपल डेकोरेशन था, लेकिन सभी फर्नीचर महंगे थे। उसने पहले खिड़की का यूज करने के बारे में सोचा, लेकिन खिड़की को स्पेशली बनाया गया था और इसमें खोलने के लिए कोई ताला नहीं था। अगर वो इसे तोड़ना चाहती थी तो अगर किडनैपर या किडनैपर्स घर में थे तो इस शांत रात में वे मजबूत कांच के बिखरने की आवाज से जाग जाएंगे। अंजलि को 2 दरवाजे मिले।
उसने एक दरवाजा खोला और पता चला कि वो टॉयलेट था। ये सफेद टाइलों से ढका था। उसने छोटी खिड़की से देखा और निराश हो गई। वह इस खिड़की में कभी भी फिट नहीं हो सकती थी। उसने यहां से भागने का ख्याल छोड़ दिया। उसने दूसरा दरवाजा खोला और एक अंधेरे कॉरिडोर को देखा। अंजलि अंधेरे में सावधानी से चल रही थी। उसने कोई जूते नहीं पहने थे, इसलिए उसके नंगे पैरों ने कोई आवाज नहीं की। यह अच्छा था कि इस घर में कोई फ्लावर वास या डेकोरेशन पीस नहीं था। अगर वहां होता तो अंजलि ने पूरे घर को आवाज करके जगा दिया होता कि बीच में चीजों को तोड़ना चर्च की घंटी की तरह बजता था। थोड़ी देर के बाद अंजलि को नीचे जाने के लिए सीढ़ियां मिली। वह नीचे गई और पता चला कि वो फर्स्ट फ्लोर पर थी। इसका मतलब था कि सेकंड फ्लोर पर बेडरूम था। जब उसने बेडरूम की खिड़की के बाहर देखा तो उसने सोचा कि ये थर्ड फ्लोर है। इसलिए जब वह फर्स्ट फ्लोर पर गई तो वो थोड़ी हैरान थी। हालांकि उसकी हैरानी लंबे समय तक नहीं रही। उसे कांच का दरवाजा मिला। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने ध्यान से चारों ओर देखा और कुछ भी अजीब नहीं मिला। उसने बिना रुके बड़े कदम उठाए और दरवाजे के पास पहुंच गई। अंजलि ने नॉब को छुआ और देखा कि ये अचानक अनलॉक हो गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और समुद्र की स्मेल उसके चेहरे पर छा गई। खुशी महसूस करते हुए उसने घर से बाहर कदम रखा। तभी उसे एक ठंडी आवाज सुनाई दी। क्या तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर नहीं हो? काले कपड़ों में जो आदमी था उसकी आंखें बॉल पर थीं। वह ईशा को ढूंढने आया था। सच में उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह केवल अपने पिता की बात मान रहा था। बिजनेस के लिए काले कपड़ों वाले इस आदमी को ईशा से शादी करनी थी। उसने सुना कि इस ईशा को ब्यूटी कहा जाता है। किसी भी तरह से उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पिता ने उसे ईशा की कुछ तस्वीरें दी थी। उसने एक बार भी उन लोगों को नहीं देखा था। उसके लिए औरतें आर्टिफिशियल थी। वो वफादार नहीं थी। वे वफादार नहीं थी। किडनैपिंग से पहले उसने सिर्फ एक बार ईशा की तस्वीर देखी, जिससे उसे नफरत हो गई थी। उसके चेहरे पर एक मासूम सी नजर थी। वह एक सच्ची प्रिंसेस की तरह डरपोक और सॉफ्ट थी। ईशा का कैरेक्टर उस काले कपड़े वाले आदमी की पसंद से बिल्कुल अलग था। इसलिए वह तस्वीर देखने के बाद भी कम इंटरेस्ट ले रहा था। इस बात की परवाह किए बिना कि यूरोपीय अंडरवर्ल्ड के किंग को वो पसंद थी। फिर भी उसके पिता ने उसे दूर ले जाने के लिए कहा और उसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। काले कपड़े वाला आदमी अपनी ठंडे नजर के साथ बॉल के चारों ओर देखता रहा। जिस चीज की उसे उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि हर कोई एनिशियन ड्रेसेस पहने हुए था। इसने इस काम को और भी मुश्किल बना दिया। ये अभिनव किसी काम का नहीं है। वो मुझे उसकी डिटेल्स देना कैसे भूल गया। उसने दांत पीस लिए। वह अपनी बुरी किस्मत पर झल्ला गया और बॉल को देखता रहा। अपनी सो कॉल्ड दुल्हन को ढूंढता रहा। कुछ ही मिनटों के बाद उसकी किस्मत से उसे एक लड़की मिली। उसने एक रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी।
उसने एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया था जिससे वह लगभग बेहोश हो गया था। उसने उसे समझने के लिए थोड़ा टाइम लिया। वो समझ गया था कि वह उस टाइप की लड़की थी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। जैसे जैसे वो पास आती गई, उसने पीछे से चुपके से उसे पकड़ लिया। हमेशा की तरह वह पहली बार में डर गई थी, लेकिन जल्दी ही वह रिलैक्स हो गई, क्योंकि उसने सुना कि वो ईशा को ढूंढ रहा है। वो बता सकता था कि ये लड़की समझ गई थी कि उसका कोई अच्छा इरादा नहीं है। फिर भी उसने ईशा को ढूंढने में उसकी मदद की। उसने दिमाग में उसका मजाक उड़ाया। लड़कियां बुरी होती हैं, उसने सोचा। जैसा कि उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, उसने अपने टारगेट को जल्दी ही गार्डन में वॉक करते हुए देखा। उसने अपनी अच्छी किस्मत को थैंक्स कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पकड़ लिया। जैसा कि उसने सोचा था कि उसकी दुल्हन काफी बेवकूफ थी। वह उसे अंधेरे में ले गया। जाने से पहले वह शालिनी की मेमोरी को खत्म करना नहीं भूला। फिर उसे कचरे की तरह फेंक दिया। वो उसे शुरू से ही पसंद नहीं थी। जब वह अपनी सो कॉल्ड दुल्हन को दीवार पर ले गया तो उसने उसका गाउन उतार दिया। ये सच में बहुत भारी था। इसे उतारने पर उसे एहसास हुआ कि वह असल में जितना सोच रहा था ये उससे कहीं ज्यादा हल्की थी। वह उसके फिगर को देखकर हैरान था। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी। ये पहली बार था जब एक लड़की को देखने के बाद उसका दिल नॉर्मल से तेज धड़क रहा है। उसके काले बालों को देखकर वो हैरान रह गया। गार्डन में वह अंधेरे के कारण उसके बालों का रंग नहीं देख सका था। तो तुमने अपने बालों का रंग बदल लिया, कितनी फेक हो तुम। बेशक उसने शालिनी पर भरोसा किया और सोचा कि ये उसकी फ्यूचर दुल्हन है। बालों का रंग बदलना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसे और भी नापसंद करने लगा। वो उसे कार में ले गया, उस पर अपनी पतली सी शर्ट डाल दी और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा, जिसने जल्दी ही उसे ज्वाइन किया और बताया कि उसका काम हो गया था। वह आईटी एक्सपर्ट था। वो कार को दीवान कॉरपोरेशन में ले गए और हेलीकॉप्टर को मेहता फैमिली के बीच हाउस में ले गए। वो मास्टर बेडरूम में ले गए और सिग्नल का इंतजार किया। आज रात समंदर भी बहुत डरावना लग रहा था। वे हेलीकॉप्टर को अपनी नाव पर नहीं ले जा सके, सस्पिशियस होगा। उन्हें नाव से सिग्नल मिलने का इंतजार करना पड़ा। वो खुश था कि आसमान में बादल छाए हुए थे। सैटेलाइट को उन्हें पकड़ने के लिए मुश्किल होगी। वह ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहा था और उसका दोस्त गेस्ट रूम में एक झपकी ले रहा था। अचानक उसने ऊपर की ओर हल्के कदमों की आवाज सुनी। उसके ठंडे होंठ हल्के से स्ट्रेच हो गए। वो बिना आवाज किए उठा और खुद को अंधेरे में छिपा लिया। वह देखना चाहता था कि वो क्या कर सकती है। जल्दी ही वो फर्स्ट फ्लोर पर आई और दरवाजा खोला। नमकीन पानी की स्मेल उसकी नाक से टकराई। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे उसके साथ खेलना बंद करना पड़ा। अगर सैटेलाइट ने उसे पकड़ लिया तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। मजाक में उसने पूछा, क्या तुम कुछ ज्यादा ही बहादुर नहीं हो?